तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 54 ऑफ डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में। और ये हमारा एक प्रोग्राम है और दूसरी बार मैं ये सेम लेक्चर दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल भी रिकॉर्ड किया था लेकिन नहीं हो पाया था। इस टाइम 10 बजे हुए हैं रात के एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर अगेन। सो डे 54 में आपका फिर से स्वागत है। जिन लोगों को मालूम है उनको मालूम है, ठीक है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें मेन हमारा जो इस पर्पज है, ठीक है, इस पूरी रिसर्च ये पूरे प्रोग्राम का, कि भैया यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज कुछ एक रहे हैं, कुछ कुछ एग्जाम के सीडीएस सीएपीएफ राइट एंड ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम वगैरह जो रिसेंट इन्होंने कंडक्ट कर रखे होते हैं, उनके पीवाईक्यूज पे हम इस तरीके से रिसर्च करने की कोशिश करते हैं कि भैया वहाँ ना सिर्फ हमारा रिवीजन हो पाए बल्कि ये भी हम देख पाए कि यूपीएससी किस तरीके से डिफरेंट ट्रैप्स में आपको फंसाता है, राइट, और किस तरीके से उन ट्रैप्स से बचना है। ये इस चीज का एक इनिशिएटिव है। शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाय। Everybody knows that on the ground of defection, if some MP or MLA has to be disqualified, then the deciding authority is Speaker of the House, Speaker of Lok Sabha, or the Chairman of Rajya Sabha, Speaker of State Legislative Assembly, or the Chairman of State Legislative Council. यहाँ तक मामला बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। एक पूरे, ठीक है, इंपॉर्टेंट मामला है। यहाँ से हमें एक लर्निंग लेनी है कि अगर डिफेक्शन के ग्राउंड पे किसी को भी आपको डिस्क्वालीफाई करना है, किसी भी मेंबर को, तो वो डिसीजन लेगा स्पीकर। बट ऑन अदर ग्राउंड्स मीन्स द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन and the grounds mentioned in Representation of People's Act 1951. In Representation of People's Act, there is specific section 28. Section 8, right? इस सेक्शन 8 में एंड देन देयर इज आल्सो सेक्शन 29A, जिसमें कि आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस वगैरह वहां पे, ठीक है, बताई गई है। तो सेक्शन 8 में स्पेसिफिकली वहां बताया गया है कि इन इन ग्राउंड्स पे आपका कोई भी एमपी या एमएलए जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इन अ नटशेल, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड और आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के ग्राउंड पे अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो डिस्क्वालीफाइंग अथॉरिटी वुड बी प्रेसिडेंट, नॉट द स्पीकर। बट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दल बदल के कानून के अंडर अगर आपको किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो डिस्क्वालिफिकेशन अथॉरिटी इज द स्पीकर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हम जो है, ठीक है, आपको जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सभी को हमें जितनी जरूरी जानकारी है, ठीक है, वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, 10th शेड्यूल, ये सब चीजें ऑलरेडी हमें मालूम है। लेकिन एक चीज में जहां कंफ्यूजन होता है वो ये कि भैया जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें 3 कैटेगरीज ऑफ एमपीज वहां पे बताई गई है, और किन कैटेगरी को किस तरीके से हमें याद रखना है वो यहाँ पे एक बार देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ, एमपीज जो है ये 3 कैटेगरी में किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ये देखते हैं। नंबर 1 इज अगर किसी ने पार्टी से इलेक्शन लड़ा हुआ है। नंबर 2, अगर किसी ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हुआ है और जीता है। नंबर 3, अगर कोई नॉमिनेटेड एमपी रहा हो तो। अब एक बात और, ये नॉमिनेटेड एमपी पहले लोकसभा में होते थे, राज्यसभा में होते थे। पहले लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। अब जो है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो एक नॉमिनेटेड एमएलए रहा करता था, इस पूरे प्रोविजन को डू अवे कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो है नॉमिनेटेड एमपी एमएलए हुआ करते थे। अब जो है उस प्रोविजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आप मुझे बताएंगे कौन से अमेंडमेंट के तहत ये हुआ है, राइट। लेकिन राज्यसभा में अभी भी नॉमिनेटेड एमपीज है। अब देखो, जो एमपीज या एमएलए किसी पार्टी से इलेक्ट होकर के आए हैं, वो कोई पार्टी चेंज कर ही नहीं सकते इंडिविजुअली। हालांकि देयर इज एन एक्सेप्शन कि अगर आपने 3/4 आपकी पार्टी अगर वो टूट जाती है, टूट के अलग हो जाती है, किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेती है या फिर दूसरी पार्टी का फॉर्म कर देती है, तो वो 3/4 ऑफ पार्टी का डिवीजन, ठीक है, वो डिवीजन कंसिडर किया जाएगा, वो डिफेक्शन कंसिडर नहीं होगा, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे। ये लिमिट पहले, ठीक है, 1/3 पार्टी की लिमिट थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कब ये अमेंड किया गया और, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये इस पूरे प्रोविजन को अमेंड किया गया है। यू विल टेल दिस इन कमेंट सेक्शन, राइट। दूसरी बात, जो इंडिपेंडेंट एमपी रहते हैं, सॉरी गाइस, राइट, जो इंडिपेंडेंट एमपीज रहते हैं, वो इंडिपेंडेंट एमपीज भी वो
वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ही नहीं सकते हैं। हालांकि वो किसी भी गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, बट किसी पार्टी को ज्वाइन करके वो अपनी सदस्यता लूज कर देंगे। जो नॉमिनेटेड एमपीज हैं या एमएलए हैं, उनके पास 6 महीने का टाइम है, 6 मंथ्स का टाइम है। इसके अंदर किसी ने पार्टी ज्वाइन कर ली तो कर ली, नहीं करी तो नहीं करी, वो वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक बात याद रखना है, ये सिर्फ पार्टी पे लागू होता है, ये किसी भी कोalition में लागू नहीं होता है ना। और सेकंड एआरसी ने इस बात को सजेस्ट किया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ को कोalition पे भी लागू करवाया जाए। दिस इज ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट। आई होप इसमें जो इंपॉर्टेंट रिवीजन की चीजें हैं वो अच्छे से हो चुकी होगी। अब देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ठीक है, अब जितनी भी ये पीपीटीज वगैरह तैयार की जाती है, ठीक है, उससे पहले मैं खुद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से, और लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि ठीक है मैं किस तरीके से इसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। लेकिन इसमें मैं खुद ठीक है बह गया इस क्वेश्चन में, और वो जो लॉजिक लगाए थे वो इनअप्रोप्रिएट लग गया। कह रहा है कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है जो है, ये इनमें से ठीक है कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट नहीं है। इट वॉज established through an act of parliament of central university. It was established primarily to support Indian Navy. इट इज लोकेटेड इन चेन्नई, किसे पता है ना। और इट वॉज एस्टेब्लिश्ड टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर इंडिविजुअल सोसाइटी एक्सेट्रा। कि भैया ये बेसिकली मछुआरों वगैरह को, ठीक है, स्पेशली जो मैरीटाइम डोमेन है इंडिया का, उस डोमेन में जो जो लोग रह रहे हैं उनको, उनकी एम्पावरमेंट करने के लिए ये यूनिवर्सिटी बनी थी। डी ऑप्शन ये कह रहा है। अब मैंने एक लॉजिक यहाँ पे ये लगाया कि हो सकता है ये जो है यहाँ प्लेस के साथ यूपीएससी ने छेड़छाड़ कर रखी हो और ये चेन्नई में ना हो, कहीं और हो। तो मैंने ये यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से मान लिया, लेकिन एक्चुअल में ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये चेन्नई में लोकेटेड है। स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है वो ये है। ये, और बाद में हमें ये बात मालूम चलेगी कि भैया यूपीएससी जो है स्टेटमेंट्स दे रही है, वो आपको इसमें हिंट छोड़ के दे रही है किसी भी क्वेश्चन में। ये एक हिंट है कि डी ऑप्शन तो कह रहा है कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। बी ऑप्शन कहने की कोशिश कर रहा है कि ये सिर्फ इंडियन नेवी या फिर एक तरीके से नेवल ऑपरेशन को सपोर्ट करने की कोई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है। ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग हुए ना थोड़े, कि भैया यहाँ आप इंडिविजुअल सोसाइटी को बहुत ब्रॉडली टच करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये सिर्फ इंडियन नेवी के लिए होता और इन सब को, ठीक है, वहां पे इनकी एम्पावरमेंट करने के लिए ये यूनिवर्सिटी बनाई गई होती और इनको, ठीक है, नॉर्मल लोगों को भी वहाँ एनरोलमेंट दी होती अगर यूनिवर्सिटी में, तो डेफिनेटली जो सिक्योरिटी की कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो इस रूट के थ्रू कहीं बाहर चली जाती। समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए, है ना, इस लॉजिक के बेसिस पे आप जो है ये कंसिडर कर सकते हैं कि इट इट इज नॉट प्राइमरली टू सपोर्ट इंडियन नेवी। ऐसा कोई भी इसका, ठीक है, माजरा नहीं है। और ये बात तो बिल्कुल सही है। अब देखो, कोई भी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होती है तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू होती है। जेएनयू वगैरह के लिए डिफरेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ना। इवन स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी के जो एक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, फॉर एग्जांपल इग्नू हो गया, इग्नू भी आपके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ है, तो ये भी हुई होगी। लॉजिकल बात है। अब ये जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, 2008 की शायद भाई साहब ये यूनिवर्सिटी है। और याद रखना, ये बिल्कुल भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं आ रही है। ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट है, पोर्ट शिपिंग हाईवे एटसेट्रा है, ठीक है, ये उनके अंडर आती है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। और ये जो हमारे जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं उनकी एम्पावरमेंट के लिए ये यूनिवर्सिटी है, स्पेशली चेन्नई में खोली गई है, ठीक है। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन भाई साहब इस चीज को थोड़ा, ठीक है, स्टडी करते हुए, ये एक आर्टिकल है, राइट, जो नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन का था, स्पेशली इंडिया के जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, राइट, इस पे इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिया हुआ है वो सब चीजें इसमें काफी ब्रॉडली डिस्कस की गई है, राइट। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने एक नेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ये इस्टेब्लिश किया है अंडर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप्स एटसेट्रा। ये, और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ से आपने ये याद रखना है, NC3I, ठीक है, नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस। ये क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो NC3I है, ये, ठीक है, इंडियन नेवी ने कोस्ट गार्ड के वगैरह के साथ मिलकर के अब जो है ये इस्टेब्लिश किया हुआ है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने एक सिस्टम के बारे में सुना है, आईमैक के बारे में, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। मेंस में से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये सब चीजें वहां लिखनी होती है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर जो है, इवन आपके प्री में भी आ सकता है। ये आईमेक सेंटर गुरुग्राम में लोकेटेड है।
इंडियन नेवी और कोस्ट है ना, जो आपके कोस्ट गार्ड है, ये इनके द्वारा मिल करके बनाया गया है। और ये एक तरीके से नोडल सेंटर के तौर पे काम करता है नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क के लिए। समझ रहे हो, जो कि नेवी ने एस्टेब्लिश किया है स्पेशली टू रेगुलेट द, आई मीन द व्हाइट शिपिंग, राइट, और ब्लैक शिपिंग को कर्व करने के लिए ये इस तरीके के इनिशिएटिव स्पेशली, ताकि जो सिचुएशनल अवेयरनेस है मेरीटाइम डोमेन की वो बनी रहे, राइट। और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर आता है। तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भैया ये जो फॉर एग्जांपल NC3I जो इनिशिएटिव है, राइट, ये नेटवर्क किसका है, इस ये क्या आईमैक का इसके साथ क्या लेना देना है। अब आईमैक का एक और चीज है, आपने IFC IOR का नाम सुना होगा, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। आई थिंक मैंने वो चीज भी यहाँ पे डाली हुई है। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। अब ये भी इंडियन नेवी ने ही स्टार्ट किया हुआ है और ये आईमैक का एक हिस्सा है, ठीक है। आईमैक के अंडर जो भी इंफॉर्मेशन हमें आती है सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन, इंडियन नेवी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन को अदर कंट्रीज के साथ भी शेयर करती है अंडर दिस IFC IOR प्रोग्राम। एक बात और याद रखनी है, ये जो आपका सिस्टम बना हुआ है, राइट, ये जो आपका NC3I नेटवर्क है, ये ना सिर्फ इंडिया की कोस्ट, ठीक है, के अराउंड या फिर इंडिया के मैरीटाइम डोमेन में ही या फिर इंडियन ओशन में ही सिर्फ वहां पे ये अपनी कवरेज या फिर इंफॉर्मेशन नहीं लेता है, बल्कि इवन बियॉन्ड इंडियन ओशन स्पेशली इंडो पैसिफिक के एरिया में ये इम्पोर्टेंट अपना काम अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है, इवन मेंस के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकती है, राइट। यहाँ से अच्छी चीजें बन सकती है, आप कुछ और चीजें भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें एक दो और चीजें हैं जो कि ऐड की गई है, आराम से इसे है ना, ये आर्टिकल अवेलेबल है नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन पे। इसके अलावा आपको कुछ भी दूसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में स्पेशली पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। सो दिस इज अबाउट योर आईमैक। और ऐसा ही एक और चीज है कि ट्रांस रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क। अब इंडिया ने इसे जो है साइन किया हुआ है ट्रांस रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क, और ये इटली के द्वारा स्टीयर की गई ऑर्गेनाइजेशन है। लगभग 30 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है टू रेगुलेट एंड टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कमर्शियल ट्रैफिक। तो व्हाइट शिपिंग के बारे में ये है। अब देखो, किसी को अगर पता नहीं है, तीन तरीके की शिपिंग्स होती है। एक होती है आपकी व्हाइट, ठीक है, एक होती है आपकी ग्रे, एक होती है आपकी ब्लैक। जो व्हाइट शिपिंग है, दिस व्हाइट शिपिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू कमर्शियल ऑपरेशन। ग्रे शिपिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू योर, ठीक है, आर्मी या फिर मिलिट्री ऑपरेशंस, ठीक है, और सॉरी मिलिट्री ही होगा। और ये जो आपकी ब्लैक शिपिंग है, इट इज रिलेटेड टू बेसिकली योर ब्लैक शिपिंग ठीक है, जो इलीगल आपकी शिपिंग रूट्स वगैरह है, ठीक है, जो आपकी इलीगल शिपिंग कई बार रहती है, उसको ब्लैक शिपिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। तो व्हाइट शिपिंग को की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए ट्रांस रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क इसे इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ है। और बेसिकली आप मान के चलो कि ठीक है, मेलोडी का ये मैरीटाइम वर्जन है जो कि नया लॉन्च किया गया है। यहाँ से भी हो सकता है प्री में अच्छा क्वेश्चन आ सके। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ये कोई और इम्पोर्टेंट चीज है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूपीएससी के लिए देखो एक ही चीज कैसे इंपॉर्टेंट होती है। ये 2023 का सीडीएस का, ठीक है, सीडीएस 2 क्वेश्चन है। ये 2022 का प्रीलिम्स क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी का ही। और एनाटोलिया, एनाटोलिया, समझ रहे हो, सॉरी, अच्छा, पेटागोनिया, एनाटोलियन, एनाटोलियन, समझ रहे हो। एक ही चीज ये बार बार पूछने की आपकी कोशिश करते हैं। अब अगर आपने प्री 2022 का ये अच्छे से देखा होता तो हो सकता है ये अगली बार फिर से आ जाए, है ना। एनाटोलिया जो है ये बिल्कुल आपके टर्की में है, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ये टर्की के साथ यहाँ पे मैच करके रखा हुआ है एनाटोलिया, राइट। तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ठीक है, ये एलिमिनेशन बेस्ड ये सारी चीजें भाई बच्चे को भी पता है कि, अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये पेटागोनिया जो है, ये अटकामा पेटागोनिया, ये कहाँ आपको ज्यादा मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि देयर आर सर्टेन डेजर्ट्स, फॉर एग्जांपल गिब्सन, सिम्पसन, है ना, स्टुअर्ट स्टोनी, सैंडी, है ना, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये डेजर्ट आपको कहाँ मिलेंगे, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये तो हटा ही दो, दो को हटाओ, दो को हटाओ, बच गए आपके पास, ये बच गए। समझ रहे हो भाई साहब। अब बस आपको ये तीन तो देखना ही नहीं है, अगर पता भी नहीं है ये देख लो कि ये एबेसियन कहाँ आपको अफ्रीका में मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। ये आपको अफ्रीका में स्पेशली इथियोपिया में मिल रहा है, उस एरिया में मिल रहा है ये, ठीक है, इथियोपिया, उस एरिया में मिल रहा है ये। आप मुझे बताएंगे कि ठीक है, टिग्रे नाम का एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। आप ये भी बताएंगे कि अम्हारा नाम की एक जगह है, ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ठीक है, स्पेशली ये भी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
देख लो इधर, यही क्वेश्चन। ओ, हमारा तो यहाँ पे भी है। हाँ, ये डिस्प्यूट में रहती है ये सारी चीजें। देखो, एनाटोलिया टर्की, बिल्कुल सही बात है ना। और चलो हाँ, इसका आंसर हमने ऊपर देखा था, 1 और 3 हो जाएगा आंसर, बिल्कुल एबेसियन जो है अफ्रीका में आपको मिलेगा। ये नीचे तो देखने की जरूरत है, ये आइबेरियन हमने पढ़ा पढ़ा हुआ है, आइबेरियन पेनिनसुला, ये बिल्कुल आपके स्पेन के साथ मिल रहा है, ठीक है। और पिछले साल जो वो 3 घंटे की 2 घंटे की वो जो IR थ्रू मैप की अपनी एक वीडियो थी, उससे डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन जो आए थे उसमें से, राइट, मैपिंग के, बिल्कुल वैसी वीडियो इस बार भी आएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें, ये सारे स्पेसिस हमने ऑलरेडी वहां पे पढ़ रखे हैं, अभी भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जा करके दे सकते हैं, ठीक है। पूरा करंट अफेयर अगर आपको 2 घंटे में रिवाइज करना है पिछले 2 साल का, ठीक है, किसी भी, ठीक है, यूपीएससी के लिए कोई IR का करंट अफेयर मैप बेस्ड, तो आप वो 2 घंटे की वीडियो जा करके देख सकते हैं, नीचे जा करके, ठीक है। थोड़ा सर्च कर लेना यार, मैं हर चीज पिन नहीं कर सकता हूँ। तो देख लो, ये एनाटोलिया टर्की है ना, हमारा मैंने बता दिया इथियोपिया। ये देख लो, अब ये कैटलोनिया, किसी को पता है तो पता है, ये चीज भी हमने वहां पे देखी थी। कैटलोनिया का ये जो चीज है, मैंने बताया हुआ है, दो दो प्लेसेस हमने उस 1-2 घंटे के लेक्चर में ये भी वहां पे हमने देखा था। कैटलोनिया स्पेन का एक ऐसा हिस्सा था जो कि 2013-14 के आसपास, है ना, ये डिमांड कर रहे थे ऑटोनॉमी वहां पे, कैटलोनिया। एक इसे कंफ्यूज नहीं करना है कैलेडोनिया से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कैलेडोनिया जो है न्यूज में क्यों रहता है, चाइना के साथ इसका क्या संबंध है, और अभी रिसेंटली ये न्यूज में था, कौन से ओशन में पाया जा रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काफी लंबी हो रही है यार वीडियो, फालतू में, तो इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने से बचता हूँ, राइट। तो ये सब चीजें जो है, और ये कैबो डेलगेडो, इसकी पूरी कहानी हमने हमारा की तो पूरी बताई भी है, पीछे जाकर के पिछली वीडियो देख लेना। ऑलरेडी जब हम 2022 का पेपर देख रहे थे, तो वहां ये पूरी चीजें बताई हुई है कि कैसे सिविल वॉर चल रहा है आपके, ठीक है, इथियोपिया में सिर्फ टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहां पे 10-15 कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा एक और कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। देन आप मुझे बताएंगे कि दारफुर जो प्रोविंस है ये कहाँ पाई जा रही है, कौन सी कंट्री में है, क्यों ये न्यूज में है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये कैबो डेलगेडो जो है, ये आपको मोजाम्बिक मोजाम्बिक के एरिया में मिलेगा। ये वही मोजाम्बिक है जो जिसने इस बार ऑप्शन में, यूपीएससी के ऑप्शन में फंसा दिया था आपको। भैया सबसे ज्यादा जो कोबाल्ट है वो कहाँ मिल रहा है, ठीक है, DRC में या फिर मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक आई थिंक एक ऑप्शन था, वन ऑफ द ऑप्शन, और वहां पे फंसा दिया गया। तो एक ही चीज को वो अलग अलग तरीके से घुमा रहे हैं, मैं ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको। मोजाम्बिक यहाँ ऑप्शन में डालना था, डाल वहां दिया है ना। तो ये एक ही चीज, एक ही कॉन्सेप्ट पे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो मान लो। तो ओनली 2 पेयर शुड बी द आंसर, राइट। देन नेक्स्ट, इधर देख लो, ये आइसो आइसो पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ के रखे हुए हैं, ठीक है, कि इनमें से कौन सी जो आपके पैरामीटर्स हैं वो मार्क करते हैं कि इनमें से, राइट। हाँ, तो ये फॉर एग्जांपल आइसो निफ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइसो हेल पे, आइसो हेलाइन पे। ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है, CSC में मुश्किल से ये पूछते हैं, राइट। लेकिन जो CDS हो गया, CAPF है, उसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, बादल भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं इनके लिए, यहाँ पे भी क्लाउड डाल दिया। 2022 का प्री देख लेना, उसमें हाई क्लाउड लो क्लाउड वाला एक कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछा हुआ था। 2023 का प्री देख लेना, उसमें बादल पे क्वेश्चन आए हुए थे आई थिंक, राइट। क्लाउड थीनिंग पे इन्होंने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्या टेक्निक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं तो पता नहीं 10-15 बार बोल चुका हूँ कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इजेक्शन और क्लाउड थीनिंग एक चीज नहीं है ना। या फिर आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड थीनिंग एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजों से डील करती है, क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अब बताएंगे। आइसोनीफ, बिल्कुल सही बात है। एक जगह पे अगर एक जैसी स्नोफॉल हो रही है तो उसे हम आइसोनीफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो ये पहाड़ी हुई, ये दूसरी पहाड़ी है, ये यहाँ तीसरी पहाड़ी है। यहाँ पे मान लो अगर इन 3 पॉइंट पे बराबर स्नोफॉल हो रही है तो इसे हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और इस लाइन, कनेक्टिंग लाइन को हम बोलेंगे आइसोनीफ, ताकि मैप में पता चल जाए कि यहाँ इक्वल आपकी बारिश, इक्वल स्नोफॉल हो रही है। आइसोहेल डेफिनेटली जहाँ पे एक जैसी सनशाइन हो, सिमिलर वे में। आइसोहेलाइन, हेलाइन से याद रख लेना सैलिनिटी, बिल्कुल ये भी सही बात है। लेकिन ये जो आइसो हिप्स है ना, एक्चुअली ये माउंटेन, ठीक है, स्पेशली जो हाइट है उसको रिप्रेजेंट करता है आइसो हिप्स। तो ये इधर क्लाउडीनेस को नहीं, क्लाउडीनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए देर इज, आई थिंक देर इज आइसोनिफ, एक बार ये कंफर्म कर लेना। आइसोनिफ शुड बी द, है ना, नेफ या फिर एफ होगा इसका, ठीक है, नहीं PHE होगा, आइसोनेफ। आइसोनेफ एक ऐसी चीज है जो कि इक्वल क्लाउडीनेस को जो है वो रिप्रेजेंट करती है।
तो ये 4 गया आपका, 4 गया, 1 2 एंड 3 दिस शुड बी द आंसर एंड, है ना, ये बिल्कुल एक कॉमन सा फैक्चुअल चीज है। इसका तो भाई साहब मैं आपको आंसर बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने 10-15 बार बोल दिया हुआ है। एक बार जो हम अभी वो एटमॉस्फेयर वाले, ठीक है, स्पेशली जो एटमॉस्फेरिक ग्रेविटेशनल वेव, अगर किसी को याद आ रहा है तो उसे याद आएगा कि भाई साहब हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी आपकी, ठीक है, ये एक्टिविटी चल रही है, एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी, उसमें एक बड़ा रिस्पॉन्स, उसमें एक बड़े स्तर पे रिस्पॉन्सिबल रहती है आपकी एटमॉस्फेरिक ग्रेविटेशनल वेव्स भी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे साइक्लोनिक एक्टिविटी वगैरह होनी है तो ग्रेविटेशनल वेव्स डिफरेंट डिफरेंट होती है, एटमॉस्फेयर की भी अलग रहती है। तो उस टाइम हमने ये क्लाउड वगैरह का कॉन्सेप्ट भी पूरा पढ़ा था कि कौन सा क्लाउड बारिश करवाएगा कौन सा नहीं। निम्बो निम्बो भाई साहब जहाँ होगा मतलब बारिश हो रही है, बाहर इस टाइम भी बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, तो निम्बो स्ट्रेटस या फिर निम्बो टाइप के जो क्लाउड है वो बरस रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूमुलो निम्बस हो गया, निम्बो निम्बो मतलब पानी, निम्बू से याद रखना निम्बो पानी, राइट। तो पानी वाले क्लाउड तो सबसे नीचे होते हैं, तो इसे सबसे नीचे रख लो। तो जहां सबसे पहले आपका दो आएगा, सबसे पहले दो आएगा वो ऑप्शन होंगे, दो को एलिमिनेट कर दो, सिंपल बात। उसके बाद देख लो भाई साहब, सिर्रस तो हमने बताया था, पक्षाभ मेघ सबसे ऊपर होते हैं, बिल्कुल पतले से मेघ होते हैं, और यही वो क्लाउड है, सिर्रस क्लाउड ही हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कॉज करवाने में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि सन से ये लाइट आने तो देते हैं, ये इतने थिन होते हैं, सन से हाई रेडिएशन की जो लाइट है, ठीक है, हाई एनर्जी वाली जो लाइट है उसे आने तो देते हैं, वापस जाने से रोक लेते हैं, क्योंकि तब तक जो अर्थ के द्वारा रेडिएट बैक हो रही है हीट, वो अपनी एनर्जी लूज कर चुकी होती है, और इतनी लूज कर चुकी होती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाती है इसको, ठीक है, इसकी वजह से वो यहीं घूमती रहती है। और सिरस क्लाउड इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज कर रहे हैं, क्लाउड थिनिंग इसी की करते हैं हम, ठीक है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग बचाई जा सके, सिरस क्लाउड। तो इसे टॉप में रख दो, बस दो, है ना, कहाँ है ये टॉप में, कहाँ है सिरस, कहाँ है, तीन, बस ये हो गया ऑप्शन, दो तो मैच कर ही दो। वीडियो लंबी नहीं करेंगे, बस यही है आपका मामला। इन शॉर्ट, अगर आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और बाकी आप जो है पिछली वीडियो देख सकते हैं। कई मुझे 5-6 लोगों के मैसेज आ गए, ये भाई साहब साइंस एंड टेक का क्या कर रहे हैं, रुक रुक नहीं जाना है, 1-2 दिन के अंदर आपको जो है पूरी डिटेल दे दी जाएगी। आई हैव ऑलरेडी, ठीक है, स्टार्टेड अ कोलेबोरेशन विद अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, बिल्कुल एकदम सस्ते का, सस्ता क्या मतलब एक नॉमिनल फीस, ठीक है, ताकि ठीक है मेरे भी जो, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल नीड्स है उसको भी फुलफिल किया जा सके, और फिर आपके लिए भी एक तरीके से नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एक प्राइस पे, ठीक है, एक तरीके से अराउंड, ठीक है, 2000 के आसपास के प्राइस पे वो जो कोर्स है 1-2 दिन में आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी, पूरा लॉन्च कर दिया जाएगा एंटायर साइंस एंड टेक। जिन्हें, ठीक है, कोई डाउट हो रहा है पिछले साल का देख लेना, साइंस एंड टेक के 10 घंटे की क्लासेस है, 9 क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हुए थे, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट लाइन टू लाइन, उसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, फिर से बना लूंगा चाहे, राइट। एडवर्टीजमेंट के लिए अपन वैसे भी माहिर है। तो मिलते रहेंगे, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए, अपना रिस्पॉन्स देते रहिए, टेक केयर।